हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द योर ओन यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है हिनाक्षी जोशी और आज हम करने वाले हैं हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5। ये होगा पार्ट 1 ऑफ द चैप्टर नंबर 5, जहाँ पर हम कवर कर लेंगे अपना पेज नंबर 29 तक। हम पूरा आज कवर कर लेंगे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। द चैप्टर इज द म्यूटिनी ऑफ द 1857। ऐसा क्या हुआ था 1857 में कि गुजरात बोर्ड को स्पेशल एक चैप्टर देना पड़ा। इवन ये एनसीईआरटी आप खोलेंगे तो एनसीईआरटी में भी ये डेडिकेटेड चैप्टर दिया गया है। तो ऐसा क्या हुआ था 1857 में? देखो, 1857 में एक हुआ था रिवॉल्ट, एक संग्राम हुआ था, एक रिवॉल्ट हुआ था। अच्छा, रिवॉल्ट क्या होता है पहले हम ये समझते हैं। ठीक है, बच्चों को रिवॉल्ट ही समझ में नहीं आता, चैप्टर पूरा पढ़ लेते हैं पर रिवॉल्ट का मतलब ही नहीं पता चलता है। ठीक है, रिवॉल्ट क्या होता है? देखो, जब हम एज एन अ ग्रुप कलेक्टिवली जब किसी एक शासन के अपोज में जाते हैं, अपोज में उनका प्रोटेस्ट करते हैं, वो प्रोटेस्ट अग्रेसिव भी हो सकता है, उसे कहा जाता है रिवॉल्ट। ठीक है, जैसे कि आज मान लेते हैं कि अगर कोई राजा है ना, उस राजा के रूल्स के उस राजा के अगेंस्ट अगर पूरा उसका देश मिलकर उसके अपोज में जाता है और उसके अगेंस्ट हो सकता है कि दंगे भड़क जाएं, ऐसा कुछ होता है तो उसे कहा जाता है रिवॉल्ट। ठीक है, तो ऐसा ही 1857 में ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट एक रिवॉल्ट हुआ था और उसे कहा जाता है द म्यूटिनी ऑफ 1857। ठीक है, स्टार्टिंग से शुरू करते हैं। देखो, ये जो इंट्रोडक्शन वाला पैराग्राफ है ये कभी भी पूछा नहीं जाता है, फर्स्ट के 2 पैराग्राफ। बट ये ऐसा होता है ना कि एक समा बांधते हैं, चैप्टर शुरू करने से पहले आपको एक कॉन्टेक्स्ट देंगे कि ये चैप्टर किसके रिलेटेड है। तो ये जो पूरा बड़े बड़े 2 पैराग्राफ दिए गए हैं उसमें ये ऐसा बोल रहा है कि 1857 आते आते लोगों के मन में ब्रिटिश कंपनी के लिए काफ़ी ज़्यादा नफरत हो गई थी। लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे उन्हें। कॉमन पीपल के ऊपर बहुत ज़्यादा टैक्स लग रहे थे, पूरी मार्केट ख़त्म हो गई थी। सारे राजा लोग उनसे काफ़ी नाराज़ थे क्योंकि वो किसी न किसी बहाने से देश को जो है वो हथिया लेते हैं। सोल्जर्स काफ़ी ज़्यादा नाराज़ थे, आर्मी नाराज़ थी। ठीक है, आर्मी क्यों नाराज़ थी वो हम देखेंगे आगे। तो ये मतलब पूरे ही देश में एजुकेटेड इंडियंस वर वेरी ऑपोजिंग टू द ब्रिटिश रूल। और ऐसा क्यों हुआ था? क्योंकि उन्हें अच्छी पोस्ट नहीं मिल रही थी। वो जितना भी क्वालिफाई कर ले, कितनी भी पढ़ाई कर ले, इंडियंस ब्रिटिशर्स कभी भी उन्हें अच्छी पोस्ट पे नहीं देखना चाहते थे। तो हमारे ही देश में हमारे ही लोगों को अच्छी पोस्ट पे नहीं मिल रहा है, अच्छी उनको सैलरी नहीं मिल रही है, उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार हो रहा है। तो ये सारी वजह हैं और ये लोग सहते सहते एक पॉइंट के बाद बहुत परेशान हो गए थे। 1757 जब बैटल ऑफ प्लासी खत्म हुआ था तब से ब्रिटिश रूल शुरू हो गया था और 100 साल होने आ गए थे 1857 में। इट वॉज ऑलमोस्ट 100 ईयर्स। तो 100 ईयर्स के बाद लोग सहते सहते बहुत परेशान हो गए थे। तो अब ऐसा होता है कि एक छोटी सी चिंगारी भड़कती है और वो बड़ा सा रिवॉल्ट का रूप ले लेती है। फिर धीरे धीरे कुछ ऐसी अफवाहें भी उड़ने लग गई थी। लोगों के मन में ऐसी अफवाहें आ गई थी कि अब ब्रिटिशर्स को 100 साल हो गए हैं तो लगता है कि अब उनका टाइम ख़त्म होने वाला है। ऐसा लोगों को मन में ऐसी बातें आ गई थी। उन्हें ऐसा लग रहा था कि ब्रिटिशर्स हमारे रिलीजन के अगेंस्ट जा रहे हैं। और उस टाइम आज भी लोग अपने रिलीजन को बहुत प्यार करते हैं, बहुत सेंटिमेंटल होते हैं। अगर किसी ने भी कुछ कह दिया या किसी ने उनको किसी भी इंसान की अगर थोड़ी सी भी बात बुरी लग गई अपने रिलीजन पे तो झगड़ जाएंगे उनसे। ठीक है, तो हम अपने रिलीजन को बहुत प्यार करते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि ये तो आज से 100-200 साल पुरानी बात है, तो उस टाइम पे रिलीजन का कितना डोमिनियंस होगा। ठीक है, तो उस टाइम पे फिर लोगों को लगने लग गया था कि ब्रिटिशर्स हमारे रिलीजन के अगेंस्ट जा रहे हैं। ऐसी अफवाहें उड़ने लग गई थी कि ब्रिटिशर्स ने आटे के अंदर हड्डियों का चूरा मिलाया है। ठीक है, हड्डियों का जो पाउडर होता है वो आटे के अंदर उन्होंने मिलाया है और वो इंडियंस को खिला रहे हैं क्योंकि ब्रिटिशर्स नहीं चाहते, ब्रिटिशर्स हमारे रिलीजन को पूरी तरह से ख़त्म करना चाहते हैं। ऐसी कुछ अफवाहें उड़ी थी। ठीक है, तो इन अफवाहों के कारण लोग परेशान भी काफ़ी हो गए थे। उनको 100 साल पूरे हो गए थे सहते सहते। तो अब क्या होता है कि एक छोटा सा आर्मी ग्रुप जो होता है वहाँ से ये म्यूटिनी शुरू होती है और ये म्यूटिनी फिर धीरे धीरे पूरे देश में फैलने लगती है। तो हम चैप्टर शुरू करते हैं। चैप्टर शुरू करने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, ये दिख रहा है द रीजन ऑफ डिसकंटेंट, पेज नंबर 24, द रीजन ऑफ डिसकंटेंट। उसके जस्ट ऊपर वाला पैराग्राफ, द गवर्नर जनरल कैनिंग केम टू इंडिया इन 1856, वो वाला जो पूरा पैराग्राफ है वो पूछा जाता है और बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, पहले तो ये याद रखो कि लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी कौन थे। ठीक है, अच्छा देखो, यहाँ पे ब्रिटिश रूल खत्म नहीं हो रहा है पर कंपनी का रूल खत्म हो रहा है। ठीक है,
जब पार्लियामेंट ने, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने, अब देखो पार्लियामेंट और कंपनी का डिफरेंस मैं पहले भी अच्छे से बता चुकी हूँ चैप्टर नंबर 4 में। पार्लियामेंट यानी कि ब्रिटिश सरकार, और कंपनी, कंपनी जो है वो इंग्लैंड की बस एक छोटी सी ट्रेडिंग कंपनी है, वो सरकार नहीं है। ठीक है, देखो 1757 तक कंपनी का रूल था, लेकिन 1757 के बाद जब सरकार ने ये देखा कि कंपनी अच्छे से रूल नहीं कर पा रही है, तो फिर इंग्लैंड की सरकार इंडिया में आती है और फिर वो अपना रूल करना शुरू कर देती है। तो कंपनी के लास्ट गवर्नर जनरल कौन थे? कैनिंग थे। ये आपको थोड़ा सा दिमाग में रखना है। और कैनिंग ने क्या स्टेटमेंट दिया? कैनिंग ने स्टेटमेंट दिया, आई विश my stay in India would be peaceful. The sky over the India is peaceful now, yet there is the possibility of discontent. इसे समझते हैं। कैनिंग ऐसा कहते हैं कि मैं ऐसा चाहता हूँ, या मेरी ऐसी इच्छा है कि मेरा जो भी जितने भी टाइम तक मैं इंडिया में रह रहा हूँ वो पीसफुल रहे, वो शांति से गुजर जाए। अभी जो भारत का जो स्काई है, भारत का जो आसमान है, वो अभी तो पीसफुल लग रहा है, अभी तो शांत है, लेकिन ऐसे चांसेस हैं कि लोगों के मन में डिसकंटेंट जागे, क्योंकि लोग पहले से ही बहुत परेशान हैं। वो जो परेशानी, वो डिसकंटेंट जो है, डिसकंटेंट का मतलब क्या होता है? जब आप किसी से खुश नहीं होते हैं, ठीक है, तो लोगों की परेशानी या वो चिंगारी जो है वो छोटी ही सही लेकिन बढ़ेगी ज़रूर, धीरे धीरे वो इतनी बढ़ जाएगी और वो हमको डिस्ट्रॉय कर देगी। ऐसा गवर्नर जनरल कैनिंग के मन में, उन्हें ऐसा लग रहा था, उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था कि मुझे ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे ब्रिटिश रूल जो है वो इंडिया में ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि इंडियंस अब हमसे बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। अब एग्ज़ाम में कैसे होता है? एग्जाम में दो तरह से पूछते हैं, या तो आपको एक स्टेटमेंट दे देंगे और बोलेंगे बताओ ये किसने बोला था, या तो बोलेंगे कि गवर्नर जनरल कैनिंग के क्या थॉट्स थे जब वो लास्ट टाइम इंडिया में आए थे। ठीक है, तो आपको ये पूरा स्टेटमेंट लिखना है। कहाँ तक लिखना है? इट कैन डिस्ट्रॉय अस तक। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब हम जाते हैं द रीजन ऑफ डिसकंटेंट, कि क्यों लोग इतना नाराज थे, इतना नाराजगी क्यों, ऐसा तो क्या हो गया था कि एक पूरा म्यूटिनी का रूप ले लिया? तो सबसे पहला है पॉलिटिकल रीजन। देखो, पॉलिटिकल रीजन, एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन, इकोनॉमिक रीजन, सोशियो रिलीजियस, मिलिट्री एंड इमीडिएट कॉजेस, ये सारे याद नहीं रखने हैं। ठीक है, कौन कौन से पूछे जाते हैं? पॉलिटिकल पूछा जाता है, मिलिट्री पूछा जाता है, इमीडिएट रीजन तो आपको एकदम रट लेना है, वो तो पूछा ही जाता है। ठीक है, बस ये तीन ही पूछे जाते हैं। और देखो हिस्ट्री में क्या होता है, हिस्ट्री नहीं एक्चुअली ओवरऑल अगर हम गुजरात बोर्ड की बात करें ना, तो क्वेश्चन हमेशा रिपीटेड होता है। कभी भी जो आज तक नहीं पूछा गया ना, तो आगे उसको पूछे जाने के चांसेस भी बहुत कम होते हैं। हर एक चैप्टर में से कुछ सेलेक्टिव टॉपिक होते हैं और वही पूछा जाता है। ठीक है, तो आज देखो, आज हमें ये सब खत्म करना है, और जो पूछा जाता है उसे हम डिटेल में कवर करेंगे, जो नहीं पूछा जाता है हम उसकी समरी देख लेंगे। ठीक है, तो पॉलिटिकल रीजन, पॉलिटिकल रीजन मतलब राजाशाही। उस टाइम पे राजा लोगों का शासन चल रहा था, तो क्यों राजा इतने नाराज थे? सो अप टू 1857 ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक्सटेंडेड का मतलब होता है अपनी पावर को फैलाना। ठीक है, किसी भी चीज़ को स्प्रेड करना, फैलाना किसी भी चीज़ को। तो ईस्ट इंडिया कंपनी एक्सटेंडेड इट्स पावर थ्रू द डिफरेंट पॉलिसीज। कैसे कैसे डिफरेंट पॉलिसी? देखो, आज से अब हम धीरे धीरे, आप लोग बोलते हो ना कि दीदी समझ नहीं आ रहा, समझ नहीं आ रहा, तो अब हम धीरे धीरे आप हम ऐसा क्या करें कि अब आपको खुद से चीज़ें समझ आने लग जाए। देखो, हमें कोई हिस्ट्री पढ़ाने वाला नहीं था, ठीक है, हमने भी खुद पढ़ा है, तो क्या स्ट्रैटेजी होती है, कैसे पढ़ा जाता है, हमें वो समझना है। तो अब आप लोग क्या करेंगे, आप लोग एक एक लाइन को रीड करेंगे। अब से मैं अपना एक्सप्लेनेशन का तरीका थोड़ा बदलती हूँ, मैं एक एक लाइन रीड करूँगी और फिर आपको समझाने का ट्राई करूँगी, और आप भी मेरे साथ लाइन रीड कीजिए। अगर आपको जितना भी समझ आता है समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, हम हर वक्त अपने टीचर्स पर डिपेंड नहीं रह सकते। आप जब आगे बीए में आएंगे, या जो भी अगर आप आगे सब्जेक्ट लेंगे कॉलेजेस में, वहाँ पे बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको अच्छे टीचर्स ना मिले। तो हमें खुद से पढ़कर समझने की हैबिट अब डालनी पड़ेगी। ठीक है, हम इतने बड़े तो हो चुके हैं कि अब हमें धीरे धीरे चीज़ें खुद समझ आ जाए। चलो, सो अप टू 1857 ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक्सटेंडेड, फैलाना, जैसे मैंने आपको बताया, एक्सटेंडेड पावर थ्रू डिफरेंट पॉलिसीज। कैसी कैसी पॉलिसीज के थ्रू उन्होंने
अपनी पावर को बढ़ाया। तो सबसे पहला है वॉर स्ट्रैटेजी। वॉर स्ट्रैटेजी का मतलब होता है युद्ध लड़कर, कि अगर आपको कोई भी राज्य चाहिए तो आप उस राज्य के राजा के साथ अब युद्ध लड़ लो। चाणक्य नीति, चाणक्य नीति में अलग अलग ऐसी पॉलिसीज होती हैं, अलग अलग ऐसी स्ट्रैटेजीज होती है, टैक्टिक्स होती हैं जिससे आप एक राज्य को हथिया सकते हो। पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल, कि लोगों को आपस में ही डिवाइड कर लो, आपस में झगड़ा लो, लोग जब आपस में झगड़ जाएंगे तो उनकी पावर कम हो जाएगी। तो द पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल। वेल्सली, नाम जो है, जो मैं नाम बोलती जाती हूँ वो थोड़े से इंपॉर्टेंट है। वेल्सले ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो वेल्सले ने स्टेट्स को कैसे अपने अंडर किया? सब्सिडरी अलायंस के थ्रू। सब्सिडरी अलायंस क्या होता है? देखिए, अब लेट्स से कि मैं ब्रिटिश हूँ, ठीक है, और आप एक राजा हैं। तो अब मैं आपके पास आऊंगी और मैं आपको बोलूंगी कि एज एन ब्रिटिशर्स मेरे पास एक बहुत बड़ी आर्मी है, तो मैं आपके राज्य को प्रोटेक्शन दूंगी, ठीक है। और बदले में आपको, आपके पास पैसा है, देखिए मेरे पास आर्मी है, आपके पास पैसा है, अब मैं आपको अपनी आर्मी दूंगी जो आसपास के जो भी छोटे मोटे राजा हैं उससे आपको प्रोटेक्शन करेंगे, और बदले में आप मेरी आर्मी का पूरा ध्यान रखना, आप मेरी आर्मी को खिलाओ पिलाओ, उनको सैलरी दो, ठीक है। लेकिन एट अ कंडीशन कि अब आप कोई भी किसी भी राजा के साथ कोई डील नहीं कर सकते, आप किसी के साथ वॉर नहीं कर सकते, आपको, आप जो भी काम करेंगे आपको वो मुझे पूछ के करना पड़ेगा। अब ये सवाल आता है कि अच्छा राजा लोग मान क्यों जाते थे? देखो आज हमें गलत लग रहा है, लेकिन उस टाइम के सिचुएशन को इमेजिन करो। उस टाइम पे कैसा सिचुएशन था कि हर एक राजा एक दूसरे से झगड़ने के लिए तैयार रहता था, ठीक है, कोई भी कभी भी किसी पे हमला कर देता था। तो छोटे मोटे जो राजा हैं उन्हें हमेशा डर लगा रहता था कि यार मेरी प्रोटेक्शन का क्या होगा, ठीक है। तो इसीलिए बहुत सारे राजा तैयार हो गए ये मानने के लिए कि हमें ब्रिटिशर्स की आर्मी लेने के लिए वो तैयार हो गए। इसी को कहते हैं सब्सिडरी अलायंस। द ब्रिटिश एस्टैब्लिश द कंट्रोल ओवर हैदराबाद, दे लुक ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ तांजोर, सूरत एंड कर्नाटक। ये सब आपको याद रखना है, ठीक है। दे क्रिएटेड द अपहील। अपहीवल का मतलब होता है खलबली, ठीक है, कि एक स्टेट में एक बहुत अच्छी पीसफुल कंडीशन नहीं है, बहुत ही ज़्यादा खलबली मची हुई है उस पूरे स्टेट में। और ये उन्होंने पूरी कंडीशन कि उसका मार्केट गिर गया है, उसकी इकोनॉमी गिर गई है, उसके राजा उनके लिए कुछ कर नहीं रहे हैं, ऐसी कंडीशन आ गई थी पूना, इंदौर, ग्वालियर और नागपुर में। हेस्टिंग कैरिड फॉरवर्ड द वर्क ऑफ वेल्सलेक्स एक्सपेंशन। वेल्सले के बाद ये एक्सपेंशन का काम किसने कंटिन्यू किया? हेस्टिंग ने। अब थ्रू वॉर्स युद्ध लड़ना, मिसमैनेजमेंट। लॉर्ड डेलहाउसी ने क्या, कौन सी पॉलिसी अप्लाई की थी? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ये हम आगे देख चुके हैं कि अगर आपका बेटा नहीं है तो अब आपका वो जो राज्य है वो ब्रिटिशर्स का हो जाएगा। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स उन्होंने कहाँ लगाया था? सातारा, जयपुर, संबलपुर, भागत, उदयपुर, झांसी, नागपुर, अवध। इसमें से कोई भी 2 से 3 नाम याद कर लेना जो भी आपको अच्छा लगे, ठीक है। द पेंशन ऑफ नाना साहिब। नाना साहिब की उन्होंने पेंशन बंद कर दी थी। नाना साहिब कौन थे? पेशवा बाजीराव टू के बेटे थे, ठीक है। अब ये सब को समझने के लिए आपको चैप्टर नंबर 1 पढ़ना पड़ेगा कि नाना साहिब कौन है, पेशवा बाजीराव कौन है, ठीक है। आफ्टर दिस द डेलहाउसी थ्रू द इनाम कमीशन। इनाम कमीशन ने क्या किया था कि जितने भी जमींदार हैं उनकी जमीनें लेना शुरू कर दिया था, ठीक है। तो आप देख रहे हो राजा परेशान है, राजा की प्रजा परेशान है, अब जमींदार परेशान हो गए, सारे आर्टिजन्स परेशान है क्योंकि पूरा मार्केट खत्म हो गया है, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री खत्म हो गई है। सोल्जर्स में काफ़ी नाराज़गी है कि आप हमारा ही देश जो है वो हमसे ही लुटवा रहे हो, ठीक है। तो सोल्जर्स काफ़ी नाराज़ हैं। तो देख रहे हो पूरा का पूरा सिस्टम ब्रिटिशर्स के खिलाफ है। इसके बाद है एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन। एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन में ये है कि देखो लोगों को वो कभी भी हायर पोस्ट पर नहीं लाते थे। इंडियंस वर नेवर अपॉइंटेड ऑन द हायर पोस्ट, ठीक है, वो कितने भी क्वालिफाई हो जाएं। चार्टर एक्ट ऑफ 1833 में ऐसा लिखा गया था कि अब जो भी पोस्ट पर आप एक इंसान को उसकी क्वालिफिकेशन के बेसिस पे लोगे कि क्या वो इतना पढ़ा लिखा है, और अगर एक इंडियन है तो वो कितना भी पढ़ा लिखा हो उसे उस पोस्ट पे कभी रखा ही नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि ब्रिटिशर्स नहीं चाहते थे कि इंडियन हायर पोस्ट पे आए। कॉर्नवालिस का तो पर्सनली ऐसा मानना था कि ऑल इंडियंस आर करप्ट, ठीक है। ब्रिटिशर्स हम पर भरोसा करते थे ना हम उन पर भरोसा कर पाते थे। तो पहला ये रीज़न हो गया। दूसरा, हमें कभी भी हाई सैलरीज नहीं दी जाती थी, अच्छी सैलरी नहीं दी जाती थी, बहुत बुरी तरह से ट्रीट किया जाता था, पूरा जुडिशियल सिस्टम खराब था, पुलिस हमारे साथ नहीं थी। इसके बाद है इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन। इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन में है कि हर एक स्टेट का उन्होंने मार्केट पूरी तरह से ख़त्म कर दिया था, इंडस्ट्रीज़ पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी थी,
बहुत हाई टैक्सेस लगाए गए थे। ढाका, मुर्शिदाबाद, सूरत, मदुराई, इनका जो ये जो है वो इंडस्ट्रियल सेंटर थे। इन इंडस्ट्रियल सेंटर को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया गया था। हमारा जो एक्सपोर्ट का बिजनेस था, हम दूसरे देशों को जो एक्सपोर्ट किया करा करते थे चीज़ों को, वो उन्होंने पूरी तरह से ख़त्म कर दिया था। तो समझ रहे हैं, हमारी इकोनॉमी, हमारा एडमिनिस्ट्रेशन पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है। सोशल रिलीजियस कॉजेज़, देखो सोशल रिलीजियस कॉजेज़ पूरा करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें आ जाओ आप पेज नंबर 26, पैराग्राफ 2। That is, they took the support of police for the religious कन्वर्जन, सॉरी पता नहीं क्या हो गया मुझे। ठीक है, तो उसमें आपको दिख रहा है द रिलीजियस डिसेबिलिटी एक्ट, सेकेंड लाइन लास्ट वर्ड, द रिलीजियस डिसेबिलिटी एक्ट। रिलीजियस डिसेबिलिटी एक्ट के हिसाब से क्या होता है कि अगर आप हिंदुइज्म में से क्रिश्चियनिटी में अगर आप कन्वर्टेड हैं तो भी आपको प्रॉपर्टी मिलेगी। अब देखो होता क्या है, इसका थोड़ा कॉन्टेक्स्ट समझो। अगर आप एज एन हिंदू हैं, ठीक है, आपके पेरेंट्स जो है वो पूरा हिंदुइज्म फॉलो कर रहे हैं या तो इस्लामिक आप कल्चर से बिलोंग करते हैं, जो भी है। अब क्रिश्चियंस ने आपको ज़बरदस्ती आपके रिलीजन में से आपको कन्वर्ट करवा दिया इनटू द क्रिश्चियनिटी। ठीक है, तो अब सीधी सी बात है, अब आपके जो फोरफादर्स होंगे, आपके जो पेरेंट्स होंगे, क्या वो अब आपको प्रॉपर्टी देना चाहेंगे? नहीं देना चाहेंगे, राइट। लोग नहीं चाहते थे, तब लोग अपने रिलीजन से बहुत प्यार करते थे और अभी भी करते हैं, और ये कोई गलत बात नहीं है। ठीक है, तो जो भी कल्चर है, जब वो क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो जाते हैं तो लोग उन्हें अच्छी नज़र से नहीं देखते थे, तो उन्हें प्रॉपर्टी के राइट नहीं मिलते थे। तो इसकी वजह से तब ब्रिटिशर्स ने प्रॉब्लम को रियलाइज़ किया और रिलीजियस डिसेबिलिटी एक्ट लाए कि अगर आप क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो चुके हैं तो भी आपको अपनी प्रॉपर्टी मिलेगी। ठीक है, एक्ट क्यों बनाया जाता है? देखो, पहले अगर प्रॉपर्टी नहीं मिलती थी ना तो कोई कुछ कर नहीं पाता था, लेकिन अब क्योंकि एक्ट बन गया है तो अभी आपको प्रॉपर्टी नहीं मिल रही है तो आप कोर्ट में केस फाइल कर सकते हो कि यार देखो, आई एम कन्वर्टेड इनटू क्रिश्चियनिटी और फिर भी वो मुझे अपनी प्रॉपर्टी नहीं दे रहे हैं। ठीक है, तो इसकी वजह से रिलीजियस डिसेबिलिटी एक्ट आया, ये थोड़ा याद रखना, बाकी आप चाहो तो भी स्किप कर सकते हो। ओके, सो नाउ द मिलिट्री कॉजेज। मिलिट्री कॉजेज वन ऑफ द मेजर रीजन है। ठीक है, और इमीडिएट कॉजेज जो हम आगे पढ़ेंगे उसमें मिलिट्री कॉजेज का एक बहुत बड़ा हाथ है। चलो शुरू करते हैं। सो दिस इज वन ऑफ द पजल इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया दैट द इंडियन सोल्जर्स, स्पेशली इन बंगाल आर्मी, दैट वाज वेरी मच लॉयल टू द ब्रिटिश। द सेम बंगाल आर्मी वाज फर्स्ट टू द रेबल अगेंस्ट द ब्रिटिश। अभी क्या बोल रहा है, देखो जो बंगाल की जो आर्मी थी, देखो वी इंडियंस आर वेरी मच लॉयल। ठीक है, जो भी हमें, जहाँ से हमें पैसा मिल रहा है, जहाँ से हमारा घर चल रहा है, उन लोगों के लिए हम बहुत ज़्यादा लॉयल थे। ठीक है, तो स्पेशली बंगाल की आर्मी वो ब्रिटिशर्स को लेके बहुत लॉयल थी। ठीक है, और बाद में ऐसा देखने को मिला कि जो आर्मी इतनी ज़्यादा लॉयल थी वही रिबेल करने में, वही अपोज करने में वो सबसे पहली आर्मी बनी। ठीक है, तो ये काफ़ी कंफ्यूजिंग लगता है लोगों को कि ऐसा क्यों हुआ। ठीक है, the soldiers expressed the anger and the discontent that the common people had against the British rule. soldiers को पता था कि भाई कॉमन पीपल के अंदर क्या चल रहा है, वो क्या डिस्कंटेंट को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, और उन्होंने इसी डिस्कंटेंट को ध्यान में रखते हुए ब्रिटिशर्स का अपोज किया। अब क्या क्या डिस्कंटेंट थे? सबसे पहला डिस्कंटेंट था सैलरी का, कि आप कितनी भी अच्छी सर्विस कर ले, आप कितना भी अच्छा काम कर ले, कितने भी लॉयल हो जाए, लेकिन क्योंकि आप एक इंडियन हैं, आपको कभी भी अच्छी सैलरी नहीं दी जाएगी, आपको कभी भी अच्छी पोस्ट पे नहीं रखा जाएगा। ड्यूरिंग दी वॉर में अगर आप जाते हैं तो एक अगर ब्रिटिश सोल्जर है उसको एक इंडियन से 3 से 4 गुना ज़्यादा सैलरी मिलेगी, लेकिन एक इंडियन को कभी भी नहीं मिलेगी। आप कितने भी साल से सर्विस कर ले, दी एटमोस्ट आप जो जा सकते हैं वो सूबेदार की पोस्ट पे जा सकते हैं, उससे आगे आप नहीं जा सकते। आपको जो सैलरी है, एक इंडियन सोल्जर को मैक्सिमम टू मैक्सिमम 60 to 70 रुपीज़ की सैलरी मिलती थी। दूसरी बात कि मान लेते हैं कि एक इंडियन सोल्जर है जिसने 20 से 30 साल की सर्विस ब्रिटिश आर्मी में की है, वहीं पे एक नया आर्मी ऑफिसर आया है जो इंग्लिश है। ठीक है, तो उसका बिहेवियर कभी भी उस सीनियर ऑफिसर को लेके अच्छा नहीं होता था, और वजह बस यही थी कि वो एक इंडियन है। ठीक है, इंडियंस वर कंसिडर ब्लैक, इंडियंस वर कंसिडर करप्ट, इंडियन वर कंसिडर एज क्या बोलते हैं, एज द मिसबिहेवियर्ड वन। ठीक है, तो इंडियंस वर नेवर कंसिडर एज
इंडियंस को कभी भी उनकी क्वालिफिकेशन के बेसिस पे कंसिडर नहीं किया जाता था। जब अवध को ब्रिटिश आर्मी ने, ठीक है, अवध बंगाल का पार्ट था, तो अवध को जब ब्रिटिश आर्मी ने अपने अंडर में लिया तब बंगाल की आर्मी में बहुत ज़्यादा डिसकंटेंट आया। बंगाल की आर्मी के जो लोग थे उन्हें ये चीज़ बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। उसके बाद जो है हम अपने रिलीजन को लेके काफ़ी प्यार करते थे और करते भी हैं, और रिलीजियस प्रैक्टिसेस को लेकर लोगों के मन में इंग्लिश जो है वो हमारे रिलीजियस प्रैक्टिस के हमेशा अगेंस्ट जाते थे। जैसे कि आप तिलक नहीं लगा सकते, आप बियर्ड नहीं ग्रो कर सकते, आप टर्बन नहीं पहन सकते, ठीक है। इसके बाद आया था जनरल एनलिस्टमेंट एक्ट। उसके हिसाब से अगर आप आर्मी में हैं तो आपकी पोस्टिंग कहीं पर भी हो सकती है, लेकिन तब के लोगों में ऐसी मान्यता थी कि अगर आपने समुद्र को क्रॉस किया है तो अब आप अपने रिलीजन के अगेंस्ट जा रहे हैं, ऐसा लोगों में मानना था। इसके बाद एक वर्ड आया था यहाँ पे, द बैरक मैस सिस्टम। बैरक मैस सिस्टम क्या होता है? देखो, पहले अगर आप वॉर में जा रहे हो तो इतनी अच्छी ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज नहीं थी, राइट। जैसे कि अगर कोई इंडिया से ही कोई फ्रेंच आर्मी के साथ अगर कोई वॉर लड़ने जा रहा है तो अब वहाँ के सोल्जर्स को आप खिलाओगे पिलाओगे क्या, राइट। तो इसलिए ब्रिटिशर्स क्या करते, एक बड़ा सा एनिमल जो है उसको लेके जाते थे और उसे ही काट के खा लेते थे वो लोग, ठीक है। अब एज एन अगर आप हिंदू कल्चर से हैं या इस्लाम कल्चर से हैं तो कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिन्हें हम नहीं कंज्यूम करते हैं, जिन्हें हम बहुत रिस्पेक्ट से देखते हैं, तो इसे कहते हैं बाराक मैस सिस्टम, ठीक है। आपको वो खिला दिया जाएगा, आपको कुछ भी खिला दिया पिला दिया जाएगा, क्योंकि ब्रिटिशर्स इतना नहीं सोचते खाने पीने से पहले, लेकिन हम लोग तो सोचते हैं, राइट। तो इसे कहते हैं बैरिक मैस सिस्टम। और अगर कोई अनटचेबल कास्ट का है उसे भी अगर खाना बनाने के लिए रख दिया जाएगा तो यहाँ पे हमारी अनटचेबिलिटी को प्रॉब्लम आ जाएगी, ठीक है। तो उस टाइम पे ये सारी काफ़ी ज़्यादा प्रिविलिंग कंडीशंस थी, लेकिन आज जो है लकीली हम बहुत डेवलप हो चुके हैं, सो दैट इज़ अ गुड थिंग। इसके बाद है, अब इसके बाद, अच्छा, ये सब तो डिस्कंटेंट की वजह ही थी। ऐसा क्या हुआ कि हम में इतना कॉन्फिडेंस कैसे आ गया? जब ब्रिटिशर्स अफगानिस्तान के साथ वॉर हारते हैं, पंजाब के साथ वॉर हारते हैं, तब हमारे सोल्जर्स को ऐसा लगने लगता है कि नहीं यार, जो ये ब्रिटिशर्स जो है वो सुप्रीम पावर नहीं है, इन्हें भी हराया जा सकता है। और फिर उसने उस चीज़ ने उन्हें कॉन्फिडेंस दिया। इसके बाद है अदर कॉजेस, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इमीडिएट कॉजेस ये बहुत ज़रूरी है। अब देखो, पहले क्या होता था, एक सेकेंड, हाँ, तो पहले क्या होता था, द इंडियन सोल्जर्स वर गिवन द ऑर्डर टू यूज फैट ग्रीस्ड कार्टरिज एंड दिस वॉज द फर्स्ट स्पार्क ऑफ द म्यूटिनी। तो ये जो फैट ग्रीस्ड कार्टरिज थी, अब ब्रिटिशर्स जो है वो नई राइफल लेके आए थे, ठीक है। नई राइफल में क्या होता था कि आपको एक पैकेट दिया जाएगा, उस पैकेट के अंदर बारूद भरा होगा और गोली भरी होगी, मतलब पहले गोली डाल देंगे नीचे, उसके ऊपर बारूद डाल देंगे। तो आपको अब जब भी आपको फायर करना रहेगा तो आप पहले उस बारूद को खाली करेंगे, इसके बाद गोली को फिट करेंगे और आप सीधा सा शूट कर देंगे। तो वो जो पैकेट था, उस पैकेट को जब पैक किया जाता था उसके ऊपर ऐसी अफवाह फैल गई थी कि उसको जो है वो पिग एंड काऊ के मीट से उसको कवर किया जा रहा है। अच्छा, क्यों कवर किया जा रहा है? क्योंकि जो बारूद होता है अगर आप उसे बहुत ज़्यादा देर तक हवा के कांटेक्ट में रखोगे तो उसका जो क्वालिटी है वो ख़राब हो जाती है, ठीक है। और आप तो उसको बहुत ज़्यादा देर तक आप हवा के कांटेक्ट में नहीं रख सकते। और इंडिया की हवा कैसी है, बहुत थोड़ी नमी वाली हवा है, थोड़ी गर्मी वाली हवा है, तो अब वो उसमें थोड़ा पानी भी जाएगा, ठीक है, उसकी वजह से बारूद ख़राब हो सकता है। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने उसे सील कर दिया। किससे सील किया? फैट एंड काऊ के मीट से। और जब भी आपको अब फायर करना होता है तो पहले आपको उस पैकेट को अपने दांतों से तोड़ना होता है, फिर आप वो बारूद उस गन में खाली करते हो। तो यहाँ पर हमारे रिलीजियस सेंटिमेंट हिट हो गए, इस्लाम रिलीजन के भी एंड हिंदू रिलीजन के भी, कि भाई हम कैसे काऊ और पिग का मीट जो है वो अपने मुंह में डाल लें, ये तो अच्छी चीज़ नहीं है, राइट। तो यहाँ पे हमारे रिलीजियस सेंटिमेंट हिट हो जाते हैं और ये एक स्पार्क बन जाता है, यहाँ से लोग अपोज करना शुरू करते हैं। और सो दिस बिकम द इमीडिएट कॉज, ये से आप पढ़ लेना, ये पूछा जाता है, ठीक है। नाउ द बिगिनिंग एंड द प्रोग्रेस ऑफ 1857 रिवोल्ट, ये कभी पूछा नहीं जाता है। इसमें से एक दो सवाल आते हैं। देखो, अब मैंने डिस्क्रिप्शन में जो है इस वीडियो के या जो पार्ट 2 का जो वीडियो होगा उसमें मैं गाइड का जो पूरा आंसर डाल दूंगी। तो गाइड में आपको जो भी सवाल दिए गए हैं वो एक बार रीड कर लेना। शायद एक तो MCQ में एक है और एक वन वर्ड में है, तो वो आप एक बार रीड कर लेना, ठीक है। तो बिगिनिंग एंड प्रोग्रेस से ये पूरा याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस एक दो सवाल पूछे जाते हैं, वो मैं आपको गाइड में से दिखा दूंगी। अब इसके बाद है द फेलियर क्या था, और इसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस क्या क्या हुए, ये हम
नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आज के लिए हमने क्या क्या देखा, इंट्रोडक्शन में से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखा, रीज़न देखा, ठीक है। रीज़न में से हमने पॉलिटिकल रीज़न इंपॉर्टेंट है, मिलिट्री रीज़न इंपॉर्टेंट है, इमीडिएट कॉजेज इंपॉर्टेंट है। बिगनिंग एंड प्रोग्रेस में से गाइड में एक दो सवाल दिए गए हैं, खाली वही याद कर लेना, इतना पूरा बड़ा सा पैराग्राफ याद करने की ज़रूरत नहीं है। ये मैप हिस्ट्री में मैप नहीं आता है कभी भी, तो आप चाहे क्या, आप तो इसे स्किप भी कर देना। हिस्ट्री में मैप नहीं आता है, आपने ज्योग्राफी अगर लिया है तो मैप आता है। नेक्स्ट वीडियो में हमें देखना है कि अच्छा फेलियर क्यों हुआ और फिर क्या क्या चेंजेस आए, और ये दोनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो वो हम बाद में देखेंगे। सो दैट इज इट फॉर टुडे। आई होप आपको चीज़ें समझ आई हैं, और नहीं आई हैं तो लेट मी नो क्या नहीं समझ आया है। बाय बाय।